आज फिर एक नया लेक्चर लेके आ चुके हैं क्लास 12 का। और इस लेक्चर में हम कुछ आगे के पोर्शन की बात करने वाले हैं। तो गाइस बहुत दिन के बाद में हम एक नई वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। क्या है ना, फिलहाल थोड़ा स्कूल्स का माहौल के कारण थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट कि नोट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑन डिसोल्यूशन द सॉलिड सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट its concentration increases, this is डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिसोल्यूशन की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले कि डिसोल्यूशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो क्या करें कि ऑन डिसोल्यूशन द सॉलिड सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट, यानी कि क्या कह रहा है कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर हम एक किसी सोल्यूट को मिलाएंगे। अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट को मिलाएंगे, अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट को मिलाओगे तो जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। तो डिसोल्यूशन कुछ भी नहीं बेटा, क्या होता है कि जब हम सॉल्वेंट से सोल्यूट को हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। और कह रहे हैं इट्स कंसंट्रेटेड इंक्रीजेस, और डिसोल्यूशन के दौरान हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही आप सॉल्वेंट के अंदर अगर सोल्यूट मिलाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इतनी सी बात है आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके सर, हमें समझ में आएगा। डिसोल्यूशन क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन होता है कि जब सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट मिलाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहते हैं। और सर डिसोल्यूशन के दौरान हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। While when some soluble particles in solution collide with the other solid solute particles and get separated out of the solution। अब ये क्या करना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मान लो कि सॉलिड पार्टिकल्स, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। मान लिया हमने क्या है, ये सॉलिड है और इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर पहले से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद है। सॉल्वेंट के अंदर क्या है, पहले से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हम इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिलाएंगे, ठीक है, इसे सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को मिलाएंगे तो होगा क्या, इसके जो पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल और मान लीजिए इसका पार्टिकल ये है, इसका पार्टिकल ये है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड मतलब ऐसे टकराएंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से होगा क्या कि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग बिखर जाएंगे। क्या होंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे और क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे जमीन पे आके बैठ जाए, ठीक है, ऐसे जमीन पे आके बैठ जाए। ओके, ठीक है, तो ये वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो कहानी समझ में, तो कह रहा है कि वाइल जब हमें सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद द अदर सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जब जो कुछ सोलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के अंदर कोलाइड करते हैं किसी अदर सोलिड पार्टिकल से, अदर सॉलिड पार्टिकल से एंड गेट सेपरेटेड आउट, और अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन separated out of the solution, this process is called crystallization। तो ये हमारी जो प्रोसेस है ये हमारी क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा डिसोल्यूशन में क्या कहता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन में आपको समझा देता हूँ कि बेटा जब सोल्यूट को हमें सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट से मिलाते हैं तब हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। और सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन को सर आसान भाषा में समझाओ ना, क्रिस्टलाइजेशन को आसान भाषा में समझाओ ना। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन कुछ भी नहीं होता कि सॉल्वेंट से आप क्या कर दो, सॉल्यूशन से, चलो सॉल्यूशन मान लो, सॉल्यूशन से आप सोल्यूट को माइनस कर दो या फिर सोल्यूट को अलग कर दो, यानी सॉल्यूशन से सोल्यूट को अलग कर दो। यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन से आप या तो सोल्यूट को अलग कर दो या फिर सॉल्यूशन से आप किसको अलग कर दो, सॉल्वेंट को अलग कर दो, या तो सोल्यूट को अलग कर दो या सॉल्वेंट को अलग कर दो, यानी उन्हें सेपरेट कर दो। यही हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिलाते हैं तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और जब हमें क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है कि जब हम सॉल्यूशन से या तो सोल्यूट को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, या फिर सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट को सेपरेट कर दें, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, यहां तक समझ में आ चुका है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है सर,
बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस होते हैं, इज द कंडीशन, एक कंडीशन है when number of solute particles, जब number of solute particles क्या करें कि जब number of solute particles going into the solvent, यानी कि जब हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को किसके अंदर मिलाएंगे, सोल्यूट के अंदर मिलाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे, इज इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। ये कहना चाहता है ये कहना चाहता है बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से समझना कि ये कह रहा है कि हमने सोल्यूट को मिलाया और मिलाते ही ये क्या हो गया, जमीन पर बैठ गया, ये मिलाते ही क्या हो गया, जमीन पर बैठ गया, मिलाते ही ये कहां बैठ गया, जमीन पर बैठ गया, जमीन पर। तो मतलब एक तरफ से तो क्या हो रहा है सर, एक तरफ से सर हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। हाँ सर, एक तरफ से आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हो तो डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन सर अगर थोड़ी देर साइड में हम देखें तो जो सोल्यूट है वो जमीन पर बैठ जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही है सर, यहाँ पर प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। हाँ सर, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि हमें सोल्यूट को बाहर ही निकालना, बाहर निकालने का मतलब नहीं है, यानी कि दोनों को हम सेपरेट देख सकें या फिर उन्हें सेपरेट हम बांट सकें, तो वो प्रोसेस हमारी कहती है क्रिस्टलाइजेशन। तो सर यहाँ पर तो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर डिसोल्यूशन हो रहा है, तो बेटा जब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट से हो तब हमारी जो प्रोसेस कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसे तो हालांकि मैंने ये टॉपिक आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया, लेकिन बेटा क्लास 11th के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्लास 11th के अंदर इक्विलिब्रियम के साथ ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है सर। स्पीड बहुत तेज ले लिया आपने, तो एक काम करो वापस से समझा दो बेटा, वापस सुनो क्या कहना चाहता हूं कि डिसोल्यूशन क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन होता है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, जब हम सॉल्यूशन से या तो सोल्यूट को अलग कर दें या फिर सॉल्वेंट को अलग कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिस कंडीशन पर डिसोल्यूशन भी हो रहा होता है और जिस कंडीशन पर क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो वेल डन, और इसे नोट कीजिए, ओके। अब हम बात करने वाले हैं ली चैटलर प्रिंसिपल की, और ली चैटलर प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, चलो पूरी अच्छी तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रॉम ली चैटलर प्रिंसिपल, इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द solubility should increases with the rise in temperature, and if it is exothermic the solubility should decrease, ठीक है। अब सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी अपवाद है, ठीक है। तो बेटा पहले मैं आपको बहुत अच्छे से थोड़ा समझाऊंगा, अच्छे से, ठीक है। ये जो पूरा पॉइंट है आपके दिमाग में होगा, बस आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से पूरा लेक्चर आराम से देखना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, सोल्यूट लिया और सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के साथ मिलाया, ठीक है। ऊपर वाला ये क्या लिखा है बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, ऊपर वाला सब समझ में आएगा, ठीक है। सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के साथ मिलाया, जैसे ही मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाया तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक और कंडीशन वापस ले लेता हूं, जब मैंने सोल्यूट को सॉल्यूशन के साथ मिलाया, सॉरी सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के साथ मिलाया तो हमारा क्या होगा सर, फिर से सॉल्यूशन बनेगा। सर ये क्या बात होती है सर, आपने दो बार लिख दी, एक बार कम था क्या, नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा, क्या चिंता करते हो, समझाएंगे, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था ली चैटलर, ठीक है। ये साइंटिस्ट क्या कहता था बेटा, ये साइंटिस्ट ये कहता था कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, कोई प्रोसेस ऐसी है जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसी प्रोसेस है जो आगे भी हो और पीछे भी हो, ऐसी प्रोसेस जो आगे भी हो और पीछे भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम समझ में आ चुका है, हाँ सर हमें समझ में आ चुका है। सर इक्विलिब्रियम ऐसी प्रोसेस होती है जो फॉरवर्ड भी होती है एंड बैकवर्ड भी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ली चैटलर ने कहा था कि मान लीजिए अगर आप इक्विलिब्रियम में इस साइड अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपकी रिएक्शन सीधे जाएगी, और अगर आप इस साइड कुछ भी करेंगे तो आपकी रिएक्शन बैक साइड जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। ली चैटलर ने क्या कहा था कि अगर आप इस साइड कुछ चेंज करते हैं, इस साइड कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी,
और अगर आप बैक साइड में एंट्री क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो हमारी ली चटलर ने कहा था रिएक्शन हमारी बैक साइड में जाएगी। ठीक है सर, यह हमारी समझ में आ चुका है। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पर टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, या फिर कह सकता हूं मैंने टेम्परेचर को दे दिया। ठीक है, यानी कि यह सोल्यूट और सॉल्वेंट, और यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के दौरान मैंने क्या किया, टेम्परेचर दिया। सर टेम्परेचर दिया। अब सर आपने तो इस साइड किया है, इस साइड क्या है, तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। बिल्कुल सर, रिएक्शन तो सर कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि सर अगर आप टेम्परेचर दोगे, अगर आप टेम्परेचर दोगे सोल्यूट और सॉल्वेंट में, यानी कि अगर आप टेम्परेचर दोगे तो होगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा। सर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर इस साइड में जोड़ दिया, तो सर लीड चटलर के अकॉर्डिंग है, अगर हमने टेम्परेचर अपोजिट साइड में जोड़ दिया तो हमारी रिएक्शन सर बैक साइड में चलेगी, हमारी रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। बात सही है, यानी कि हमारी रिएक्शन उल्टी चलेगी। बिल्कुल सही है सर, यहां तक हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से, फ्रॉम ली चटलर प्रिंसिपल, इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, नियरली सैचुरेटेड का क्या मतलब है सर, नियरली सैचुरेटेड का बेटा, नियरली सैचुरेटेड का मतलब है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है लेकिन कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि पूरा सैचुरेटेड नहीं है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सारा का सारा सैचुरेटेड है लेकिन कंप्लीटली एकदम फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, तो नियरली सैचुरेटेड का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये चटलर प्रिंसिपल कह रहा है, इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी कि जो नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके लिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। यहां तक हमें समझ में आया है। सर इस लाइन में कुछ समझाना बेटा, कुछ समझाना नहीं है, इस लाइन में याद रखना है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो नियरली सैचुरेटेड हो, नियरली सैचुरेटेड मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली सैचुरेटेड ना हो, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो, वो सॉल्यूशन कैसा होता है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है। सर एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है बेटा, एंडोथर्मिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और सर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा एच का मान वो जीरो से ज्यादा होता है। सर ये डेल्टा एच क्या होता है बेटा, अगर आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज होता है, चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन अभी आप ये मान लो कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी होती है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मान लो कि एनर्जी होती है, एंथैल्पी एनर्जी से मान के चलो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो जीरो से ज्यादा होगी, एनर्जी जीरो से ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। नियरली सैचुरेटेड मतलब, नियरली सैचुरेटेड का मतलब है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है लेकिन पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं है। और सर नियरली सैचुरेटेड के लिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। सर यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलो। फिर आगे कह रहा है कि द सॉल्यूशन शुड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कहना चाहता है कि जो सॉल्यूशन होगा, द सोल्युबिलिटी जो सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी और हमारा सॉल्यूशन का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये किसके लिए है सर, ये प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक है। किसके लिए है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए, एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन कौन सा बेटा, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसके लिए हमें टेम्परेचर क्या होता है, देना पड़ता है, वो हमारी कौन सा सॉल्यूशन होता है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है बेटा, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है। और सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर रिलीज होता है, टेम्परेचर निकलती है, हीट निकलती है, या फिर कह सकता हूं टेम्परेचर हीट हमारी निकलती है। यहाँ पे हीट टेम्परेचर नहीं, हीट कर लो, जहां पर हीट क्या होती है, निकलती है, जहां से हीट रिलीज होती है उसे हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हम सर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कहते हैं, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ सर, अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो बेटा आपको यही पूछा जाएगा कि जो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है उसके लिए हीट हमें देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होता है उसमें हीट हमारी रिलीज होती है, मतलब एमिट होती है। जहां तक समझ में आया? ठीक है, ली चटलर के अकॉर्डिंग जो हमारी
जो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और जो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। कैसे आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि अगर हमने हीट चेंज अगर रिएक्टेंट साइड में किया है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमने हीट में चेंज हमने प्रोडक्ट साइड में किया है तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीच हिटलर ने ऐसा ही कहा था। जहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है तो बेटा क्या कर लीजिए, प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।